Hello friends, this is Dr. Preeti Gupta welcoming you all in my fourth session. In fourth session, we will discuss about the powers of MRTP Commission to award compensation, powers of central government and procedure of MRTP Commission. पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन अर्थात मुआवजा प्रदान करने का या कंपेंसेशन प्रदान करवाने का या करने का अधिकार भी एमआरटीपीसी या एमआरटीपी कमीशन के पास होता है। Where as a result of the monopolistic or restrictive or unfair trade practices carried on by any understanding or any person, any loss or damage is caused to the central government or any state government or any trader or class of traders or any consumer may without prejudice to the right of such government, trader or class of traders or consumer to institute a suit for the recovery of any compensation for the loss or damage so caused. Make an application to the Commission for an order for the recovery from that undertaking or owner thereof, or as the case may be, from such person of such amount as the Commission may determine as compensation for the loss of damage so caused. इसका अर्थ है कि यदि किसी उपक्रम अथवा व्यक्ति के द्वारा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार चलाए जाने के कारण, अर्थात अगर कोई व्यक्ति या कोई अंडरटेकिंग, कोई उपक्रम एकाधिकारात्मक, प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार व्यवहार चलाता है या करता है, उसके कारण केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी व्यापारी अथवा किसी व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स, और दो शब्द आपने देखे इसमें आए हैं, एक ट्रेडर और क्लास ऑफ ट्रेडर्स, इसका मतलब है व्यापारी वर्ग, अथवा किसी उपभोक्ता को, किसी कंज्यूमर को कोई हानि हुई है, कोई क्षति पहुंची है, तो सरकार अथवा व्यापारी वर्ग अथवा उपभोक्ता, इन चारों में से जो भी जिसको भी हानि हुई है, चाहे सरकार को हुई है, चाहे व्यापारी को हुई है, चाहे व्यापारी वर्ग को हुई है, अथवा किसी कंज्यूमर को हुई है, तो जिसको भी ऐसी हानि हुई है इस व्यवहार के कारण अथवा कोई क्षति हुई है, तो वे क्षति के मुआवजे की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं, सूट फाइल करने का अधिकार रखते हैं। ऐसा पीड़ित पक्षकार, जो भी पीड़ित पक्षकार है, इसमें हम देखते हैं कि दो पक्षकार होते हैं। मैं एक बार आपको याद दिलाऊं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज को, कि जब भी कोई केस होता है, जब भी हम लॉ की बात करते हैं, वहां पर दो पक्षकार होते हैं। एक होता है पीड़ित पक्षकार और दूसरा होता है बचाव पक्ष, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब पेन मतलब जिसको पीड़ा हुई, जिसको कष्ट हुआ, नेचुरली वही बात प्रस्तुत करेगा जिसको तकलीफ पहुंची है, और दूसरा पक्ष बचाव पक्ष होता है। तो इस तरह से दो पक्ष होते हैं, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पीड़ित पक्षकार की। ऐसा पीड़ित पक्षकार जिसको पीड़ा हुई है, जिसको तकलीफ हुई है ऐसे व्यापार व्यवहार के कारण, उस उपक्रम अथवा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने भी एकाधिकारात्मक, प्रतिबंधात्मक अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, ऐसे उपक्रम अथवा व्यक्ति के विरुद्ध आयोग के सम्मुख, कमीशन के सम्मुख मुआवजे की वसूली के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है कमीशन को। पीड़ित पक्षकार उस मुआवजे को प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऑब्वियसली पहले आयोग एप्लीकेशन को देखेगा, एप्लीकेशन पर विचार करेगा, उसके बाद एक टीम गठित करेगा, एक सदस्यों का ग्रुप बनाएगा जो उस उपक्रम की या उस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करेंगे, इंक्वायरीज करेंगे, और जब सब कुछ होने के बाद अगर वे ये पाएंगे कि वह व्यक्ति या वो अंडरटेकिंग इस बात के लिए दोषी है
इस चीज के लिए दोषी है कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है कि वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड के अंतर्गत आता है या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड के अंतर्गत आता है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। तो ऐसी दशा में वो डैमेज का आकलन करेंगे, लॉस का आकलन करेंगे कि कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी डैमेज का आकलन वो करेंगे और उस आकलन के आधार पर कमीशन उस व्यक्ति को या उस उपक्रम को मुआवजा देने के लिए, कंपेंसेशन देने के लिए, इस कंपेंसेशन के लिए आदेश देगा और ऐसा कंपेंसेशन वह पीड़ित पक्षकार प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो भी आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें मैं एक बात आपको और समझाना चाहूंगी कि अगर हानि या क्षति एक जैसा हित रखने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को पहुंची है, मीन्स यहाँ पर आपने एक शब्द देखा था, आपने देखा था क्लास ऑफ ट्रेडर्स या व्यापारी वर्ग, मतलब यहाँ पर व्यक्ति अकेला नहीं है जो उससे नुकसान जिसको हुआ है या हानि जिसको हुई है वह अकेला व्यक्ति नहीं है। एक ही प्रकार के काफी व्यक्ति हैं, एक क्लास है, एक वर्ग है पूरा, जो एक जैसी, जिनका एक जैसा हित है, एक जैसा इंटरेस्ट है और उन सभी को हानि पहुंची है या क्षति पहुंची है। तो इस स्थिति में जब पीड़ित पक्षकार एक से ज्यादा हैं, मतलब कई लोग हैं, तो आयोग की अनुमति से इसमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से अथवा ऐसा हित रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए, अर्थात चाहे तो सभी सूट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, चाहे उनमें से एक व्यक्ति सबकी ओर से, जो सब एक जैसा हित रखने वाले व्यक्ति हैं, उन सब की ओर से एक व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उसके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसी प्रकार की कार्यवाही होगी जैसा मैंने इसके पहले आपको समझाया कि आयोग पूरी कार्यवाही करेगा, जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और ऐसी दशा में जब वे व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे तो ये जो स्थिति है, ये सिविल प्रोसीजर कोड, द पॉइंट इज टू बी नोटेड, सिविल प्रोसीजर कोड की फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स 8 में आता है। मतलब रूल्स 8 सिविल प्रोसीजर कोड की शेड्यूल 1, उसके रूल्स 8 की व्यवस्थाएं इस पर लागू होंगी और उसके बाद जो भी आयोग उस पर विचार करेगा, जो भी उस पर निर्णय लेगा उस प्रार्थना पत्र पर, और जिस प्रकार का भी आयोग आदेश देगा या जिस प्रकार का भी मुआवजा प्राप्त करने के लिए, मुआवजा देने के लिए निर्देशित करेगा, उसी प्रकार से पीड़ित पक्षकारों को मुआवजा प्राप्त करने का या कंपेंसेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज का अध्ययन किया कि एमआरटीपी कमीशन के अधिकार क्या होते हैं या उसकी शक्तियां क्या हैं, पावर्स ऑफ एमआरटीपी कमीशन। और अब हमको एक और महत्वपूर्ण चीज समझनी है कि पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात केंद्रीय सरकार की पावर्स क्या है, केंद्रीय सरकार के अधिकार क्या है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में, किसी भी अधिनियम में जब अधिनियम बनाया जाता है, अधिनियम फ्रेम किया जाता है, तब दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें दो अथॉरिटीज हमेशा होती हैं। एक अथॉरिटी वो होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती है, नियम और कानून बनाती है। एक अथॉरिटी वो होती है, मैं रिपीट कर रही हूं अपनी बात को, एक अथॉरिटी वो होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती है, अर्थात नियम बनाती है, कानून बनाती है। और दूसरी अथॉरिटी वो होती है जो एनफोर्समेंट करती है, जो इसको लागू करना सुनिश्चित करती है। और इस केस में इन द सेंस एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत, एमआरटीपी एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने वाली अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। और इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको एनफोर्समेंट करने का, उनको लागू करने का, उनको लागू होना सुनिश्चित करने का अधिकार या उसकी अथॉरिटी एमआरटीपी कमीशन के पास है। अब आपको समझना है
कि अंडर मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट द विच पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव, कौन सी पावर्स हैं जो एक केंद्र सरकार के पास, जो हमारी केंद्र सरकार के पास है एमआरटीपी के संबंध में। सबसे पहली बात है पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने का अधिकार। जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एमआरटीपी एक्ट में। नियम बनाने के अधिकार से तात्पर्य है कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, अनुचित व्यापार व्यवहार अधिनियम के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए केंद्र सरकार सरकारी गजट में, गवर्नमेंट गजट में अधिसूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स को बना सकती है, रेगुलेशंस को बना सकती है। विशेष मामलों के लिए अगर कोई विशेष बात है, कोई विशेष मामला है तो उसके लिए नियमों द्वारा व्यवस्थाएं प्रदान करती है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाती है जिससे कि वो नियम फॉलो किए जा सके। जैसे कि किसी सूचना का प्रारूप बनाना तथा उस सूचना को निर्गत करने की रीति बनाना, किस प्रकार की रीति होगी, किस प्रकार का मेथड होगा, किस मैनर में उसको निर्गत किया जाएगा, उस सूचना को फॉलो किया जाएगा। महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल और आयोग के सदस्य जो भी हैं, जिनको हम मेंबर्स ऑफ कमीशन कहते हैं, डीजी एंड अदर मेंबर्स, उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, महानिदेशक के कर्तव्य क्या होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे, जो देय शुल्क होगा इस अधिनियम के अंतर्गत वो क्या होगा, ये सारी ही चीजें अधिनियम की, एमआरटीपी एक्ट जिस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, इस अधिनियम की धारा 67 में, सेक्शन 67 में सब कुछ दिया हुआ है कि यात्रा के संबंध में, उसके अन्य व्यय के संबंध में, उनके भत्तों के संबंध में किस प्रकार के रूल्स होंगे, किस प्रकार के रेगुलेशंस होंगे, उनकी सेवा की क्या शर्तें होंगी, उनको सेवा से मुक्त करने की क्या शर्तें होंगी। और ये सभी नियम, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी नियम बनाए तो जाते हैं जिसकी की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन इसको बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन नियमों और इन कानूनों को हमारी पार्लियामेंट के सामने रखती है, और जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं उसके बाद ही वो कानून बनते हैं, और कानून बन करके वो सबके ऊपर लागू हो सकते हैं और होते हैं। दूसरी बात है, दूसरा अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का सूचना मांगने का अधिकार, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। एकाधिकारिक और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, अनुचित व्यापार व्यवहार, मोनोपोलिस्टिक, रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड, रूल्स 1971। हम सब जानते हैं कि अधिनियम 1970 में लागू हुआ, 1970 में लागू हुआ, और इसके नियम 1971 के ये नियम हैं कि केंद्र सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा वो जनरल ऑर्डर भी दे सकती है और वो स्पेसिफिक ऑर्डर भी दे सकती है, स्पेशल ऑर्डर भी दे सकती है। किसी उपक्रम के मालिक को, किसी भी अंडरटेकिंग के ओनर को सामयिक अथवा जब आवश्यकता हो, अर्थात समय समय पर नियमबद्ध हो करके कि आपको हर साल कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं, सामयिक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब आवश्यकता हो तब वो उनको इस बात के लिए दिशा निर्देश दे। जब आवश्यकता हो उपक्रम की क्रियाओं, अंतर संबंध, संगठन, उत्पादन की लागत, इस प्रकार के व्यापार व्यवहार, जिस प्रकार के भी व्यापार व्यवहार वो फॉलो कर रहे हैं, इसके संबंध में सूचनाएं जो भी इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, ऐसी सभी सूचनाएं, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट देने के लिए वो निर्देशित कर सकती है।
इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा केंद्र सरकार किसी भी उपक्रम के मालिक को, किसी भी फर्म के मालिक को, किसी भी अंडरटेकिंग के मालिक को, किसी भी कंपनी के मालिक को आवश्यकता पड़ने पर अथवा रेगुलरली, सामयिक रूप से उपक्रम की क्रियाओं के बारे में, उपक्रम किस प्रकार से व्यापार व्यवहार करता है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अंतर संबंध जिसको कि हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, इंटर कनेक्टेड अंडरटेकिंग्स कि बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया है पहले। उस तरह के अंडरटेकिंग्स जो अंतर संबंधित हैं, जो इंटर कनेक्टेड हैं, दो या दो से अधिक अंडरटेकिंग्स जो इंटर कनेक्टेड हैं, उनमें संगठन किस प्रकार का है, उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट किस प्रकार से आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनके व्यापार का व्यवहार कैसा है, इससे संबंधित सभी सूचनाएं जो भी इस अधिनियम को पूरा करने के लिए, अधिनियम में जो उद्देश्य दिए गए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए या देने के लिए केंद्र सरकार आदेशित कर सकती है। इसके अलावा 1978 में एक सामान्य आदेश निकाला गया था इस अधिनियम के तहत, जिसमें कि कंपनियों को, सभी कंपनियों को वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन तीनों ही प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की, इन तीनों ही प्रकार की खाता बहियां जो भी हैं, जो भी वार्षिक रिपोर्ट हैं, उनकी दो दो प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था। अर्थात it was compulsory at that time in 1978 that the undertaking has to produce annual report, balance sheet and profit and loss account in 2 copies. तीसरी बात या तीसरा अधिकार, आयोग से रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार, पावर टू रिक्वायर द कमीशन टू सबमिट रिपोर्ट, पावर टू रिक्वायर द कमीशन टू सबमिट रिपोर्ट, आयोग से रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार। केंद्र सरकार किसी भी समय आयोग से सामान्य जनहित को प्रभावित करने वाले अर्थात जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाले ऐसी कोई भी बात जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट, सामान्य लोगों का जनहित प्रभावित होता है, ऐसे किसी भी व्यवहार से संबंधित, किसी भी व्यापार व्यवहार से संबंधित रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, जो केंद्रीय सरकार की राय में सामान्य जनहित के हित में ना हो, अर्थात जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, मीन्स अहित में हो, सामान्य जनता के अहित में हो। ऐसे किसी भी प्रकार के व्यापार व्यवहारों के संबंध में रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए वो उस अंडरटेकिंग से कह सकती है जिस अंडरटेकिंग पर इस बात का चार्ज है या जिस अंडरटेकिंग पर इस बात का शक है कि उसके व्यापार और व्यवहार सामान्य जनहित के विरुद्ध है। इसके अलावा एकाधिकारिक, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहारों को बढ़ावा देने वाले या उनको स्थापित करने वाले ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी व्यवहार जो व्यापारिक तौर पर किया जा रहा है जिससे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है, एकाधिकारात्मक स्थिति खड़ी होती है, प्रतिबंधात्मक व्यापार बढ़ता है या अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलता है या फिर ऐसे व्यवहारों की स्थापना होती है जो प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 62 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 आयोग को केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मतलब ऐसे व्यवहारों के संबंध में अंडरटेकिंग जो हैं, जो भी कंपनियां हैं, जो भी फर्म्स हैं, जो भी अंडरटेकिंग्स हैं, उनसे इस प्रकार के सारे प्रपत्र, सारी रिपोर्ट लेकर के आयोग को केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और केंद्रीय सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो उसे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उसे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करे। इसके बाद एक और अधिकार की हम बात करते हैं, एक और पावर की हम बात करते हैं जो केंद्र सरकार के पास होता है, पावर टू डिसाइड सर्टेन मैटर्स। कुछ विशेष मामलों में निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर्व अधिकार सुरक्षित होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो किसी भी विशेष मामले में दखल दे सकती है, किसी भी विशेष मामले में कोई निर्णय ले सकती है और निर्णय बाध्य होंगे उस व्यक्ति पर जिस पर वो लागू होते हैं। तो कुछ मामलों में निर्णय लेने का अधिकार, पावर टू डिसाइड सर्टेन मैटर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसको अगर हम व्याख्या करें, इसको हम समझें, तो इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 2 or more individuals, trustees, associations of individuals, firms or bodies, corporate or any combination thereof, constitute or fall within a group। अब ये प्रश्न है कि क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ट्रस्टी, व्यक्तियों की परिषदें, फर्म या समामेलित संस्थाएं, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज या कंसर्न अथवा कोई संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन एक समूह को स्थापित करते हैं या एक ही समूह में आते हैं। कहने का मतलब एक बार फिर से मैं समझाती हूँ आपको। 2 or more individuals, एक या एक से अधिक इंडिविजुअल्स, व्यक्ति जो अकेले हैं, व्यक्ति, ट्रस्टी, व्यक्तियों की परिषदें, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, बॉडीज, कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, समामेलित बॉडीज हैं, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, लोगों का संयोजन, लोगों का समूह, कॉन्स्टिट्यूट और फॉल विद इन ए ग्रुप, क्या वो सब एक ग्रुप में आते हैं? क्या 1 से 2 व्यक्ति हैं, 2 से ज्यादा 4 व्यक्ति हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, वो एक ही ग्रुप में आते हैं। एक तरह से वो इंटरकनेक्टेड है। अथवा ट्रस्टीज एक ग्रुप में आते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आते हैं, फर्म्स या बॉडीज ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अंडरटेकिंग एक ग्रुप में आती है, या कोई भी कॉम्बिनेशन, व्यक्तियों का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी संयोजन एक ग्रुप में आता है। क्या ऐसी स्थिति है? दूसरी बात, 2 or more undertakings are interconnected undertakings within the meaning of this act। इस एक्ट में, MRTP एक्ट में आपने बहुत विस्तार से इस बात को समझा था मेरे पुराने वीडियोस में कि इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स किसको कहते हैं, अंतर संबंधित संस्थाएं क्या होती हैं। तो सवाल यह है कि 2 or more undertakings are interconnected, क्या 2 या 2 से अधिक अंडरटेकिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो मीनिंग निकलता है, जो अर्थ निकलता है, उसके अनुसार क्या वो इंटरकनेक्टेड हैं। तीसरी बात, 2 or more bodies corporate are under the same management, the central government, or where the board of company law administration constituted in is authorized so to do by the central government, that board shall decide such question after giving to the persons concerned a reasonable opportunity of being heard। इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर केंद्र सरकार तथा जहां पर कंपनी लॉ बोर्ड इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए, इस प्रकार के केसेस को समझने के लिए अधिकृत हैं, ऑथोराइज्ड हैं, केंद्र सरकार और कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनी लॉ बोर्ड ऐसे केसेस को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए अधिकृत है। वो ऐसे केसेस को सॉल्व करेंगे, अर्थात ऐसे केसेस पर निर्णय करेंगे। इसी तरह से क्या 2 या 2 से अधिक उपक्रम, क्या 2 से अधिक
जहां भी इंटरकनेक्टेड का सवाल आएगा वहां पर कम से कम दो तो होंगे ही होंगे और दो से अधिक उपक्रम भी हो सकते हैं। क्या दो या दो से अधिक उपक्रम आपस में अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं, अथवा वो समावेशित संस्थाएं जो भी इनकॉर्पोरेटेड कंसर्न्स हैं उनका एक ही प्रबंध है, वो एक ही प्रबंध के अंतर्गत कार्य कर रही हैं या एक ही नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रही हैं अथवा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको देखा जाता है अंतर संबंधित होने के लिए, इंटरकनेक्टेड होने के लिए, कि क्या वो एक ही प्रबंध में है, एक ही नियंत्रण में है। इसकी जांच की जाती है, इसके बारे में सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, सारी जांच करने के बाद जब जांच पूर्ण हो जाती है तो जांच होते समय जो संबंधित पक्ष होंगे, जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, जो भी पर्सन्स उससे रिलेटेड होंगे, उन दोनों ही पक्षों को, तीनों ही पक्षों को, जितने भी पक्ष, जितने भी व्यक्ति उससे कंसर्न होंगे, उससे संबंधित होंगे, उनको सुनने का उचित अवसर प्रदान करना होगा। कमीशन को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों को ही, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी कंसर्न्स को, उन सभी पक्षों को सुनने का, उनको भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उनको पूरा अवसर, उनका उचित अवसर देने के पश्चात केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंचेगी कि वास्तव में स्थिति क्या है और उस केस पर वो निर्णय देगी और वो निर्णय सभी पर बाध्य होगा। जो भी इससे संबंधित लोग होंगे, कंसर्न्स होंगी, अंडरटेकिंग्स होंगी, उन सभी पर ये निर्णय बाध्य होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट हमको जो समझना है वो है प्रोसीजर ऑफ द एमआरटीपी कमीशन। एमआरटीपी कमीशन की कार्यविधि किस प्रकार की होती है? एमआरटीपी कमीशन की कार्यविधि बहुत लंबी है, लेकिन इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण चीज को ही समझेंगे जो हमसे रिलेटेड है, जो हमको जानना जरूरी है। एमआरटीपी एक्ट की धारा 18 सेक्शन 18 द्वारा आयोग को कार्यविधि के नियमन के अधिकार प्रदान किए गए हैं। धारा 18 के द्वारा एमआरटीपी कमीशन को कार्यविधि, जो भी प्रोसीजर है, उसको रेगुलेट करने के अधिकार दिए गए हैं और आयोग अपना नियमन, अपने कार्यविधि का नियमन करता है। उसमें सबसे पहली बात है द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। अपने कार्यों का संचालन और कार्यविधि को करना, मतलब जो प्रोसीजर कोड कमीशन को अपनाना है और जो कंडक्ट उसको करना है, जो कार्यविधि करनी है, उस कार्यविधि को करने का पूरा प्रोसीजर करना, पूरी प्रक्रिया को अपनाना इसके अंतर्गत आता है। द प्रोसीजर ऑफ बेंचेस ऑफ द कमीशन, द प्रोसीजर ऑफ द बेंचेस ऑफ द कमीशन, आयोग की पीठ की कार्यविधि। पीठ मतलब बेंचेस, हम यहाँ पर बेंचेस शब्द का अर्थ थोड़ा सा क्लियर कर ले कि ऐसी कार्यविधि करना जिसमें कमीशन की बेंचेस के बारे में निर्धारण किया जाता है या उसकी कार्यविधि को पूरा किया जाता है या उसके प्रोसीजर को पूरा किया जाता है। यहाँ बेंच शब्द का मतलब क्या है या बेंचेस शब्द का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत साधारण से शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। ए बेंच रेफर्स टू द एरिया ऑक्युपाइड बाय द जजेस इन ए कोर्ट। बेंच से मतलब है वो एरिया, वो जगह जो एक कोर्ट में जजेस के द्वारा ली जाती है, ऑक्युपाई की जाती है। ये बहुत सिंपल था, इसका लिटरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग यही है। बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ऑल द जजेस टुगेदर और कलेक्टिवली आर कॉल्ड ए बेंच। सभी जज संगठित होकर कलेक्टिवली या एक साथ बेंच कहलाते हैं। ऑल द जजेस टुगेदर और कलेक्टिवली आर कॉल्ड ए बेंच। इसके अलावा द जजेस ऑफ ए स्पेसिफिक कोर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ए बेंच।
जब किसी स्पेसिफिक कोर्ट में बेंच ऑफ जजेस, हम कई बार सुनते हैं, कई बार किसी कोर्ट का फैसला आता है, हम सुनते हैं जूरी का फैसला हुआ, जूरी भी वही है। जब कोर्ट ये पाती है या इस प्रकार की सर्कमस्टांसेस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, कोई केस इतना पेचीदा या इस प्रकार का होता है, क्लमजी होता है कि ये समझा जाता है कि उसका निर्णय, उसका फैसला या उस पर विचार करना या सुनवाई करना एक अकेले जज के द्वारा नहीं हो पाएगा, तो ऐसी दशा में एक से अधिक जजेस को उसके लिए नियुक्त किया जाता है और उसको भी बेंच ऑफ जजेस कहा जाता है। और वही मैं आपको समझा रही हूं, द जजेस ऑफ ए स्पेसिफिक कोर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ए बेंच। इसके अलावा एक डिवीजन बेंच इज ए टर्म, यहाँ पर एक डिवीजन बेंच भी शब्द आता है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझा रही हूँ। ए डिवीजन बेंच इज ए टर्म इन जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत में जुडिशियल सिस्टम जो है, न्यायिक व्यवस्था जो है, उसमें डिवीजन ऑफ बेंच शब्द आता है, जिसमें कि जिसका अर्थ है कि विच इन केस इज हर्ड एंड जज्ड बाय एटलीस्ट 2 जजेस। कम से कम उसमें एक से ज्यादा जज होते हैं, 2 जज होते हैं या 2 से अधिक जज होते हैं। अगर कोई भी केस इस प्रकार का है, कोई भी मैटर इस प्रकार का है कि वो उसके लिए लार्जर बेंच की या बड़ी बेंच की जरूरत है, अर्थात 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा जजेस की जरूरत है और उसको रेफर कर दिया जाता है, बेंच के सुपुर्द कर दिया जाता है, उसके लिए बेंच को रेफर कर दिया जाता है, ऐसी दशा में 1 से ज्यादा जजेस की नियुक्ति की जाती है। दैट इज कॉल्ड बेंच ऑफ जजेस, या फिर जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं द प्रोसीजर ऑफ बेंचेस ऑफ द कमीशन। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कमीशन का प्रोसीजर, एमआरटीसी कमीशन का प्रोसीजर, इस कार्यविधि को पूरा करना भी है, जहां पर उस कमीशन की, उस आयोग की, पीठ की कार्यविधि या बेंचेस की कार्यविधि पूरी करनी है। तीसरी बात, द delegation to one or more members of such powers or functions as the commissions may specify and subject to any general or special direction given or condition imposed by the commission a number to whom any powers or any functions are so delegated shall exercise such powers or discharge those functions in the same manner and with same effect as if they had been conferred on such member directly by this act and not by way of delegation। अब इस सारी बात को समझिए। आयोग का एक या अधिक सदस्य, आयोग के एक या एक से अधिक सदस्यों को ऐसे अधिकार अथवा कार्यों का डेलीगेशन करना, प्रत्यायोजन करना, जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करेगा, जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करेगा, जिसको भी आदेश दिया जाएगा, निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनको भी, तथा आयोग द्वारा दिए गए सामान्य तथा विशेष निर्देश तथा लगाई गई शर्तों के अधीन, जो भी शर्तें आयोग ने लगाई हैं, जो भी विशेष निर्देश आयोग ने दिए हैं, जो भी सामान्य निर्देश आयोग ने दिए हैं, उसके अधीन एक सदस्य जिसे अधिकार और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन मीन्स डेलीगेशन, इस प्रकार किया गया है, अर्थात ऐसे अधिकारियों का प्रयोग करना या ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा उन कार्यों का निष्पादन या उन कार्यों को पूरा करना, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस से है, निष्पादन पूरा करना उसी रीति से, इन दैट मैनर, इन दैट स्पेसिफिक मैनर, उसी रीति से तथा उसी प्रभाव के साथ, उसी इफेक्ट के साथ, जैसे कि उस सदस्य को वे प्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किए गए हों। अर्थात उस सदस्य को उस पर उसी प्रकार से कार्य करना होगा, उस कार्य का निष्पादन उसी तरीके से करना होगा, उसी रीति से करना होगा और उसी प्रभाव के साथ करना होगा, जैसे कि उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अधिनियम के द्वारा वो अधिकार डेलीगेट किए गए हों या प्रदत्त किए गए हों, कन्फर्ड किए गए हों, तथा प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त न हुए हों, तथा ऐसे सदस्य द्वारा इस प्रकार प्रत्यायोजित अधिकार अथवा कार्यों के अनुसरण में दिया गया आदेश। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई प्रत्यायोजन के द्वारा न प्राप्त हुआ हो, सपोज प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे सदस्य के द्वारा इस प्रकार
का जो अधिकार उसका होगा, जो पावर्स उसके पास होंगी और जो कार्य वो कर रहा होगा उन आदेशों के तहत या किसी अन्य आदेश के तहत, तो ऐसी दशा में उस कार्य को आयोग के द्वारा दिया गया आदेश या आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया कार्य समझा जाएगा। ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि आयोग ने उन अधिकारों को डेलीगेट किया है, उन अधिकारों को उस सदस्य को दिया है जिसको कि निर्दिष्ट किया गया है किसी भी कार्य के लिए जो आयोग की कार्यविधि का संचालन कर रहा है। और आयोग के अधिकारों से मैं और एक चीज आपको इसमें समझा दूं और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि आयोग के अधिकारों में वो अधिकार भी सम्मिलित होंगे, वो अधिकार भी शामिल होंगे जिसके द्वारा आयोग ये निश्चित करेगा कि किसी भी मामले की कार्यवाही में, किसी भी केस की कार्यवाही में हित रखने वाला, इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति को स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा अपने पक्ष में उसे अपने हक में प्रस्तुत करने दिया जाए। अर्थात उस कार्यवाही के मामले में जो भी व्यक्ति है जिसका कि उसमें हित इन्वॉल्व है, जो इंटरेस्ट उसका इन्वॉल्व है, ऐसा हित रखने वाला व्यक्ति स्वयं भी अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा, अपने एजेंट के द्वारा भी अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकता है, साक्षी को ला सकता है, गवाह को ला सकता है, जिरह में भाग ले सकता है। अर्थात कोर्ट की कार्यवाही में जब आर्गुमेंट्स होते हैं, जिरह होती है, वाद विवाद होते हैं, उसमें भी वो भाग ले सकता है और उसको कार्यवाही में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार होगा। That's all my friends. ये MRTP कमीशन इस 4th पार्ट में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि MTP, RTP और UTP के संबंध में क्या प्रावधान है और किस प्रकार के दंड और किस प्रकार की अपील की व्यवस्था है, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।